नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी का तीसरा बुक, जिसको हम लोग वर्णिका कहते हैं। ठीक है, और उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे दाते विश्वास। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पूरा का पूरा अध्याय पढ़ के समझाएंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर भी करवाएंगे। तो प्रश्न उत्तर को अपने हिंदी फेयर कॉपी में लिखनी है और उसे याद करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ढाते विश्वास। ढाटे विश्वास सात कोड़ी होता। चलिए शुरू करते हैं। सात कोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। तो सात कोड़ी होता जो है कौन है? एक कथाकार है और इसके लेखक भी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। मयूरभंज उड़ीसा में ही हुआ था। और अब तक इनकी एक दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। और इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एक एवं अनुदित उड़ीसा की चर्चित कहानियां विभूति प्रकाशन दिल्ली से यहाँ साभार संकलित है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे एक बार फिर बाढ़ आएगी। तूफान में घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बांध बूंद कर उस पर पुआल डाल दिया था उसने। पुआल जान ही रहे हैं, पुआल किसको कहते हैं? धान का जो वेस्ट पार्ट होता है उसी को पुआल कहते हैं। धान का पौधा का जो वेस्ट पार्ट होता है। तो लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके अपनी पत्नी को जो कुछ भेजता था उससे गुजारा ना होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरी कर लिया करती है। लगता है अब समय को लोगों का सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा ना पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज। ठीक है, उनके पूर्वज उनकी लक्ष्मी के लिए कितना बीघा खेत छोड़ के गए थे? 1 बीघा। और एक टुकड़ी जमीन भी है। हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। अंकुर अंकुर जल गए और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भूनकर स्वाहा हो गए। यानी सूखा पड़ने के कारण उनका पौधा क्या होता है? सूखने लगता है, जलने लगता है। फिर भी हार ना मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। गहरे खेतों में गरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिशों के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। भादों के शुरू में बरस रही है। उस समय कौन सा महीना था? भादो महीना था, सावन के जस्ट अगले महीने। और पूरा महीना खत्म होने को आया और बारिश थम नहीं रही थी। एक पक्ष से अधिक हो गया था और सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हुए थे। तो आप लोग को बता दें, एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? एक पक्ष में होते हैं 14 दिन और दो पक्ष मिला के होते हैं टोटल कितने? 28 दिन। ठीक है, और इसी 28 दिन का क्या होता है? एक महीना होता है। ठीक है, एक महीना जो होता है कितने दिन का होता है? 28 दिन का। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो होता है, शक संवत के अनुसार 28 दिन का महीना होता है। तो ये भादो भी क्या था? 28 दिन का था, जिसमें से एक पक्ष बीत गया था। और ये जो दो पक्ष होते हैं 14-14 दिन का, एक को कहते हैं कृष्ण पक्ष और एक को कहते हैं शुक्ल पक्ष। लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ होने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था।
दहेल बांध में पिछली बार जब नदी ने दाव साधा था तो उस समय वह नई नई आई थी ससुराल। और जिस दिन दलई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया था। इसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते हंसते लोग सहसा मुरझा गए, और मनुष्य की आवाज, उनके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन गए। वे दिन अभी तक नहीं वे दिन अभी तक मतलब ऐसा बारिश हुआ, बांध टूटने के कारण जो आया था पानी, तो सब कुछ क्या हो गया, रेत में उसी के नीचे दब गया था। भूल पाई है लक्ष्मी। कितनी दर्दनाक है वह अनुभूति, जितना भयानक था वह दृश्य। मरी पड़ी माँ के सब से टकरा टिक कर बैठा था बच्चा, सांत्वना पाने के लिए। कौन देगा उसे सांत्वना, इससे पहले कि माँ उसे गोद में उठाए सियार वनभोग के लिए घसीट ले गया। उस जीते जागते बच्चे को वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है। यदि दोबारा दहेल बांध टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाएंगे? तो लक्ष्मी का घर जो होता है दहल बांध के पास ही होता है। उसी को पिछले बार जब आया था बाढ़ बांध टूटने से, उसी को याद करते रहती है लक्ष्मी की। 14 दिन से सूरज दिखा नहीं है, बारिश होते जा रहा है, फिर बांध टूट गया तो क्या होगा? विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। तूफान और सूखा में जितनी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर्ग से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ नहीं अ, कोई कुछ कर नहीं सकता, मानो यह सब विधि का विधान हो, पूर्व निर्धारित सा। विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है मनुष्य, कभी विरोध नहीं कर सका। यही उसकी विडंबना है, और यही सबका बेसहारापन है। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशंकित हो उठी। उस पर भी इसी तरह भयावह था आसमान का रुख। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा है। उसने घर जाकर यह कह दिया कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब गिर चुकी है। बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने किस पल बाढ़ आ जाए। तो महानदी कहाँ पे बहती है? उड़ीसा में। तो उसी का जो नदी का दोनों छोर होता है, यानी ऊपरी निचली नदी, ऊपरी छोर निचली छोर, सभी में क्या होता है, पानी लबालब हो गया था, क्योंकि 14 दिन से क्या हो रही थी, वहां पे बारिश हो रही थी। कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीराकुंड बांध बांधे बंधे होने के साथ लक्ष्मी ने सुन रखी थी, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट में से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनवाया। तो हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। कहाँ, किस पे? महानदी पे है, उड़ीसा में है। तो यहीं पे बात तो हो रहा है। और कटक को अगर बात करें तो उड़ीसा का धान का कटोरा, और देश का भी धान का कटोरा कहा जाता है, यानी सबसे ज्यादा धान की उपज यहीं पे होती है। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि यह सब देखा नहीं है, लक्ष्मी ने सिर्फ सुना सुना भर है। उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर
आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बाढ़, सूखा और तूफान देखे हैं, किंतु इंसान इस बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंसे की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उनसे उसने भी अपने दिल में संजो रखी है। लक्ष्मण के परदेश होने का उसे बेहद दुख है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिन की प्रतीक्षा किए जा रही है। ठीक है, तो वहां पे जो है कि अब उसके हीराकुंड बांध जब बनाया जा रहा था तो लक्ष्मी का जो ससुर है उसी में पत्थर में क्या होता है, दब के मर जाता है, ऐसा लोगों ने उनसे बताया था। और इसकी शादी कब हुई होती है, तो 28 साल पहले हुई होती है शादी। और इसका बेटा भी कहाँ रहता है, परदेश में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जोबरा आनिकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। पर हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ते हैं कुछ करने को। लक्ष्मी दलई बांध पर खड़ी होकर महानदी के किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, किनारा बांध बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीली मत बना। चलिए आगे हैं। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुण निधि ने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया है। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े हैं। यह तो एक यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई है यह बात। बाढ़ आ रही है, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है। बांध टूटने की आशंका से लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दम्भ को परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ाता जा रहा है। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं, बूढ़े उपदेश दे रहे हैं, कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढीले धोए जा रहे हैं, बांध को और भी मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है, काम में लोग काम में लाने के लिए। तो गुणनिधि जो गांव का ही एक लड़का है जो बाहर से पढ़ के आता है, वो क्या करता है, एक टोली बनाता है जो कि बांध की रक्षा के लिए बनाता है। और उसमें जो है सभी लोग शामिल होते हैं, बूढ़े भी शामिल होते हैं, नौजवान भी शामिल होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, पत्थर, उसके बाद रेत की बोरी, ये सब बांध पे डालते जाते हैं जहाँ पे बांध क्या होता है, कमजोर होता है, ताकि बांध नहीं टूटे। चलिए आगे देखते हैं। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया है। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर डाल धोएगा। और लड़का बाप की तरह क्या है, कर्मठ है। गाथा हुआ शरीर काम करने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। और घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी। उसे नींद नहीं आती। नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट को कान देकर सुनती है वह। नदी किनारे गुणनिधि से उसने पूछा था, हिम्मत बांध रही है, क्या क्या छोटे सकोगे? गुणनिधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, हीराकुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा नहीं। तो उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी करो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। कुछ भी कहो, पढ़ लिख के नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतार कर, कांच लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने के लिए दौड़ जाता है।
खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है कि लक्ष्मी भी अपने बड़े लड़के को भेज देती है और उसका बड़ा लड़का भी क्या होता है, कर्मठ होता है, वह भी बिल्कुल नहीं बैठता है और लगातार काम करते रहता है। सरपंच ने गुणनिधि से कहा, घर घर खबर पहुंचा दो, सबों को सतर्क कर दो, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, कल शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह एरसमा एरसमा बाली कूदा, एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों ओर फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, आगे भी आएगी, लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने का याद है। लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से यह बाढ़ सन 55 में दलई बांध तोड़ने वाली बाढ़ की से बड़ी होगी या छोटी होगी, छोटी कोई नहीं कह सकता। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है, और बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो। चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्मण जब लक्ष्मी वहां से निकलती है बांध पर से, तो उसमें बच्चों का क्या करती है, हिम्मत बढ़ाती है और फिर वो घर चली आती है। लक्ष्मी का मिट्टी का दीवार और पुआल से छप्पर से बना घर दलई बांध से कुछ ही दूरी पर है, और घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। इसलिए गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया। नदी के किनारे मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर, उसी पानी से खेत सींचकर अनाज उत्पन्न करके वह जी रहा है, और नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया है। जाल डालकर थोड़ा बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। बाढ़ आई और बांध के घेरे को तहस नहस किया, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं माना और न ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा है, बल्कि उसी की ओर देखकर मन ही मन कहा है, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है, खुद व खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर वह जाएगी। नाव के पतवार के से खेते हुए मांझी भंग संगीत गाएगी। तो लक्ष्मी का मन कहता है कि भले ही नदी से कुछ भी हो, बाढ़ आए या फिर जो भी हो, लेकिन हम लोग का जीवन यापन भी इसी नदी के कारण चलता। आगे है, लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है। बीच बीच में उसका सीना तड़क उठता है। मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं विपत्ति वाकई ना आ जाए। ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन, अंगोछा भरकर रख लिया। सन 55 वाली घटना से उसे आज तक याद है उसे आज तक याद है, और उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चली गई थी वह। तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चूड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे उसने। हाँ, मन रह कर चौंक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा होता, साहस बांधता। क्या बच्चों को देख कर लेकर वह इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी?
बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा। कहीं बाढ़ का पानी बांध तोड़ दे, इसलिए रत रत जगा होगा। रत जगा मतलब होता है रात भर जागने वाला। बांध के किनारे किनारे रत जगह की व्यवस्था की गई है और रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी। फिर भी लड़के ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा, वहीं डटे रहे। ठिठुरन भरी हवाओं से रह रह कर सिहर उठता था उनका शरीर, फिर भी जिद्दी से काम काम में जुटे रहे थे सभी। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद को दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं। यानी कि मूसलाधार बारिश होते रहता है लेकिन फिर भी रक्षा दल जो है अपना काम करते रहता है। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई। बाढ़ में समय मिले ना मिले इसलिए उसने गाय और बछड़ों के गले से पगहा खोल दिया। मतलब रस्सी, गाय और बछड़ों के गले में जो रस्सी बंधा रहता है उसको क्या किया, खोल दिया, ताकि बाढ़ आए तो वो लोग वहीं पे डूब ना जाए। दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नजर नहीं आया। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर पानी बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा, सभी हो करके सभी जो हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती बल्कि आदमी भी चुस्त हो जाता है और भी तेजी से काम करने लगता है। हठात जरा नीचे की ओर ताड़ के पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आ टकराई। टकराते ही बांध के दूसरी ओर लांग गया। 10 वर्षीय गोलमटोल बच्चे की तरह। सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे। फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा लगाया कि समय 12 से कम नहीं है। गुणनिधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, रेत की बोरी ताड़ के पेड़ के पास नदी में घुसी चली जा रही है। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठा थे रेत की बोरी और धीमी धीमा पत्थर ढो ढो कर लाने लगे। गुणनिधि ने दो लड़के को गांव के लोग ऊंची जगह पर चढ़ जाएं ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया। ठीक है, तो बाढ़ का पानी जो है कि बांध से क्या होता है, रिसने लगता है और फिर वो लोग मरम्मत में भी जुट जाते हैं और तथा गांव वालों को सतर्क करने के लिए दो लोगों को भी भेज देते हैं। पल भर में शोर शराबा मच गया पूरे गांव में। लोग भागते हुए टीले की ओर दौड़ने लगे। टीले के नीचे स्कूल है। कईयों ने स्कूल में शरण ली और 4 कमरों में 200 के करीब लोग खचाखच भर गए। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी और पेड़ के नीचे देवी का थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत्र की संक्रांति को इसी टीले पर मेला लगता है और देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, खरीद बिक्री होती है, नाच गाना भी होता है और उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरों में रौनक होती है। किंतु आज सभी किसी आशंका के से थरथरा कर कांप रहे हैं, मानो सबों की आशाएं आशंका में बदल चुकी है। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा था। तो बाढ़ का पानी का खतरे के अंदेशा देखते हुए जो है कि गांव में खबर भिजवा देते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, कुछ लोग टीले पे चढ़ जाते हैं, कुछ लोग स्कूल में जाके शरण लेते हैं और जो टीले पे जहाँ पे है तो वहाँ पे देवी की एक मूर्ति होती है, वहीं पे वो लोग क्या करते हैं, शरण लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई।
वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, यह सोचकर कि कहीं वह आ न पहुंचे, पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा, पर वह आवाज शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज से क्षण भर को उसे स्तब्ध कर दिया। ठीक है, स्तब्ध मतलब शॉक लग जाना, मतलब शॉक हो जाता है। और इसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे को उठाई और टीले की ओर दौड़ने लगी। नदी ने दोबारा दांव साधा। लोगों को पहले से दिए वायदों को किसी एहसान फरोशी की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। किनारे ढहने लगे थे और नदी के गर्भ में पल झ- पल झपकते ही ताड़ के पेड़ों का नामो निशान मिट गया। पीछे मुड़कर देखने को वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी। मानो अच्युत की आवाज कहीं से उसके कानों में सुनाई दी, माँ, ओ माँ, माँ, इस तरीका से। किंतु अच्युत नहीं दिखा। काश यह नदी भी माँ कहकर आगे न बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर के लिए। काश आते आते कुछ देर ही कर देती। लेकिन बांध टूटे नदी की धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। घर के सामने ऊंची धारा चलती है और नदी की ओर से। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी तो उसके हाथ से बोरा छूट गया। लड़कियों को आगे आने को कहकर जैसे ही वह खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटनों तक आ गया। लड़कियां स्कूल तक पहुंची ही होगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते ही उसके गले तक पानी आ गया। तेज धारा में बहने लगी थी वह। पैर जमीन में टिक नहीं रहे थे। खूब घबराकर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से पकड़ लिया। उसके बाद वह कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई, वह खुद भी नहीं बता सकती। किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा। ना जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार से थरथराने लगा था। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपने कमर को पेड़ की डाल में लपेट लिया और चारों ओर असहाय लोगों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था। घर, खेत खलिहान, बाग बगीचे को मिट्टी से में मिलकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वह जान नहीं पाई। दिन भर और रात भर सू सू करके बह रही थी नदी का पानी और दलई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे के रोने की आवाज आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। ऊंची छलांगों भर 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 कर तेज गर्जन करते हुए बाढ़ का पानी आगे आगे ही बढ़ता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे मनुष्य और पशु, जीव जगत के कितने ही प्राणी, स्थावर और जंगम। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई। बूढ़ों ने कहा, नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार की बाढ़ का मिजाज कुछ अलग है, कोई मुकाबला नहीं इन सब का। तो लक्ष्मी को जब गांव वालों को खबर भेजता है तो उसमें लक्ष्मी भी घर से निकल जाती है और स्कूल तक पहुंचते पहुंचते उसका पानी कहाँ तक आ जाता है, कमर तक आ जाता है। फिर पेड़ तक पहुंचते पहुंचते गले तक आ जाता है। फिर लक्ष्मी क्या करती है, पेड़ पे चढ़ जाती है और वहीं पे क्या करती है, अपने आप को पेड़ के टहनी से क्या करती है, लपेट लेती है ताकि वो बाढ़ में ना बहे।
और पानी भी जो है पेड़ का कहाँ तक पहुंच जाती है, टहनी तक पहुंच जाती है, तना तक पहुंच जाती है। तो बूढ़ा बुजुर्ग भी कहते हैं कि जैसा बाढ़ इस बार आया है ऐसा बाढ़ कभी नहीं आया था। चलिए अब आगे देखते हैं। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरसमा पहुंच चुका था। चारों ओर पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी, मानो एक और महोदित हो। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को, माँ बेटी को, भाई बहन को, किंतु इतनी सी जगह पर दो गांवों के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने की जगह नहीं हो। सरसों मतलब वो छोटा सा दाना होता है, इतना सट के चिपक के खड़ा था कि कुछ भी डालने की जगह नहीं थी, मतलब इतना एक भी लोग खड़े होने की जगह नहीं थी। और पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा बोल उठता था, भैया जरा देखना, मेरा छोटा लड़का केशव उस ओर है क्या? एक कदम एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मन और हृदय में। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था और स्कूल की छत पर जिन्होंने आश्रय लिया था उनके घुटनों तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं था, वरना सब के सब तिनकों की तरह वह नदी की धारा में बह जाते। ठीक है, जो लोग कमरे में थे वे क्या कर रहे होंगे यह जानने का कोई उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ गए होंगे या फिर कुछ एक दूसरे का हाथ पकड़कर हाथ थाम के चले गए होंगे। लक्ष्मी को होश आया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे। हठात तो जब उसने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया, उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह जोर जोर से गुर्राह मारकर व्याकुल हो खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहां आसपास कोई चिड़िया तक नहीं थी। पेड़ की दो शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी थी। जान न रहने के वजह से उसका सारा शरीर फूला हुआ था। यानी कि वहां पे गाय भी क्या होती है, पेड़ पे मतलब धारा में बहते हुए मर जाती है और वो पेड़ से टकरा के उसी में टिक जाती है। और इधर लक्ष्मी जब बेहोशी से होश टूटता है तो देखती है उसका छोटा लड़का उसके पास नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ी ही दूरी पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बह रहा था और उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का, मानो आगे पीछे होकर वे लोग जा रहे हों। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मन भी शून्य था। वह कुछ कहना चाहती थी, ना देखना ना ही सुनना, ना वह ना कुछ कहना चाहती थी, ना ही देखना चाहती थी और ना ही कुछ सुनना चाहती थी। दलई बांध उसकी नजरों से ओझल हो रहा था। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ी चली जा रही थी। उसी धारा की आवाज के साथ साथ लोगों के रोने की आवाज भी बह रही थी। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। देवी देवताओं से विश्वास उठने लगा है। मानो अ, सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वायदे खोखली आवाज में तब्दील हो गए हों। बार बार किसी का विश्वास करके इंसान थका जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोड़ पर न जाने क्या आकर फंस गया है। शरीर में थोड़ा सा ताकत नहीं बचा है, मन में शक्ति नहीं है, लाश की तरह एक जगह टिकी हुई है लक्ष्मी। अब सूर्य दिखलाई नहीं देता, बादल काले काले होकर फिर घिर आए। लक्ष्मी की याददाश्त को कुछ ऊर्जा मिली। उसने अपने अ, पीछे वाली शाखाओं को
में फंसी चीजों को देखने के लिए पीछे की ओर देखा तो उसके हाथ में ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धारा में न जाने बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की ओर जोड़ में हैरत अंगेज रूप में फंसे बच्चे को लक्ष्मी ने उठा लिया। बच्चे की दोनों आंखें मूंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं थी। ठीक है, यानी कि वो बच्चा क्या हुआ था, मर चुका था। वह उसका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने अपने सीने से सटाकर अपना स्तन मुंह उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने सीने में खींच लिया। तो ये कहानी एक बाढ़ की विभीषिका के बारे में है। तो जब बाढ़ आता है तो किस तरीका से एक पूरा का पूरा गांव उजड़ जाता है, पूरा का पूरा समाज किस तरीका से बिखेर जाता है। ठीक है, और जीवन जो किस तरीका से थम जाती है, इसके बारे में ये कहानी है। तो इसलिए बाढ़ आने से पहले ही हम लोग को क्या करना चाहिए, उस अनुसार से प्रबंध करके रखना चाहिए और जितना कोशिश हो सके नदी से दूर ही रहना चाहिए। चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न उत्तर में आपको ये अपने हिंदी कॉपी में, हिंदी फेयर कॉपी में लिखनी है और इसे याद करनी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, लक्ष्मी दाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। ठीक है, उसका पति जो है कहाँ पे नौकरी करता है, कलकत्ता में, और पति द्वारा प्राप्त राशि से उसका घर गृहस्थी नहीं चलता था, तो वह तहसीलदार साहब के घर का काम कर किसी तरह जीवन यापन कर लेती है। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा खेत है और किसी तरह लक्ष्मी ने उसमें खेती करवाई है और वर्षा नहीं होने से अंकुर जल गए और कहीं कहीं धान सूख गए। ठीक है, और एक तरफा सूखा तो दूसरी तरफ लगातार वर्षा से लक्ष्मी का हृदय कांप उठता है। उसे बाढ़ का भयावह दृश्य नजर आने लगता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। उत्तर, उड़ीसा का भौगोलिक परिदृश्य ऐसा है कि वहाँ प्रायः बाढ़ और सूखा का प्रकोप होता रहता है। प्रकृति की विकरालता शायद उड़ीसा के लिए ही है। प्रस्तुत कहानी सूखा और बाढ़ दोनों का सजीवत्तम चित्रण किया गया है। देवी नदी के तट पर बसा हुआ एक गांव जहां कुछ दिन पहले अनावृष्टि के कारण खेतों में लगी हुई फसल जल भुन गई और हताश और विवश ग्रामीण वाले भविष्य को लेकर चिंतित थे कि अचानक अतिवृष्टि होने लगी। लोगों की आशंकाएं बढ़ गई कि कहीं बाढ़ न आ जाए। नदी का उत्थान बढ़ता जा रहा था। ग्रामीण बांध टूटे टूटे नहीं, इसके लिए रात दिन उसका मरम्मत करने में लग जाते हैं। उन ग्रामीण के लिए यह पहला बार नहीं है। वृद्ध लोग पुराने दृश्यों को याद कर सशंकित तो हो उठते हैं। नदी का प्रवाह बढ़ता जाता है और बांध टूट जाता है। चारों तरफ पानी फैल जाता है। लोग ऊंचे स्थान पर आश्रय लेते हैं। लोग जीवन मौत से जूझने लगते हैं और उस क्षेत्र के लोग बाढ़ और सूखा से परिचित हो गए। धीरे धीरे बाढ़ समाप्त हो जाती है, किंतु उसकी त्रासदी का दंश उन्हें आज भी सहनी पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। बाढ़ शब्द सुनते ही मन मस्तिष्क में तरह तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। त्रासदी का ऐसा तांडव जो जीवन जगत को तबाह कर दे। उड़ीसा जैसा प्रदेश प्रायः बाढ़ सूखा से त्रस्त रहता है। प्रस्तुत कहानी में आए हुए बाढ़ का चित्रण बड़ा ही त्रासदी पूर्ण है। देवी नदी के किनारे स्थित लक्ष्मी का गांव प्रायः बाढ़ की चपेट में आ जाता है। लगातार वर्षा होने से लक्ष्मी को अंदर से झकझोर देता है। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, ठीक है, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गए हैं। दलई बांध टूटने से नदी का पानी
सर्वत्र फैल गया है। चारों तरफ चित्कार सुनाई पड़ती है। लक्ष्मी के मन में अच्छे बुरे ख्याल आने लगते हैं। पति की अनुपस्थिति में उसे खटकने लगती है। ठीक है, लोग ऊंची जगहों पर शरण पाने के लिए बेतहाशा दौड़ पड़ते हैं। लक्ष्मी अपने बेटे का प्रतीक्षा में बिछड़ जाती है। किसी तरह अपने बच्चे को लेकर वह दौड़ पड़ती है। धारा में उसके पैर उखड़ जाते हैं। बरगद की जटा पकड़कर किसी तरह पेड़ पर चढ़ जाती है। देखते देखते बरगद का पेड़ भी डूबने लगता है और लक्ष्मी अपनी साड़ी की आधी भाग से, ठीक है, कमर को बांध लेती है और कुछ समय में अचेत हो जाती है। टीले पर चढ़े हुए लोग अपने परिचितों को ढूंढ रहे थे। कोई किसी को सहायता नहीं कर सकता था। लाश की तरह एक जगह टिकी हुई लक्ष्मी को सहसा होश आ जाता है। वह अपने छोटे बेटे को ढूंढने लगती है। हिम्मत हार चुकी, वह अनायास पेड़ की शाखाओं पर प्रशाखा की जोर में फंसे एक छोटे बच्चे को उठा लेती है। वह उसका बेटा नहीं है। उसका शरीर फूला हुआ है। फिर भी वह उस नन्हे बच्चे को अपना स्तन से सटा लेती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। उत्तर, रचना भाव का मुख्य द्वारा शीर्षक होता है। ठीक है, रचना भाव का मुख्य द्वार शीर्षक होता है। शीर्षक रचना की रूपता एवं व्यापकता को परिलक्षित करता है। शीर्षक का चयन रचनाकार मुख्यतः घटना, पत्र मतलब यहाँ पत्र नहीं, पात्र, घटना, पात्र, घटना स्थल, उद्देश्य एवं मुख्य विचार बिंदु के आधार पर करता है। विद्वानों के अनुसार शीर्षक की सफलता औचित्य एवं मनुष्य मुख्य विचार सार्थकता उसकी लघुता, सटीकता, मुख्य विचार एवं भाव व्यंजना पर करती है। आलोच्य कहानी का शीर्षक इस कहानी के मुख्य चरित्र से जुड़ा हुआ है। पूरी कहानी पर लक्ष्मी का व्यक्तित्व और कृत्व छाया छितारता हुआ है। मेहनत करने वाली लक्ष्मी पति से दूर रहकर भी अपना भरण पोषण कर लेती है। पति द्वारा भेजे गए राशि से उसका घर खर्च नहीं चलता है, अतः वह तहसीलदार साहब के घर में काम कर अपनी बेटा बेटी को पालन पोषण करती है। देवी नदी के किनारे स्थित उसका घर पानी के प्रकोप का हिस्सा है। कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ से त्रस्त वह मातृत्व का अक्षरशः पालन करती है। लगातार वर्षा होने से उसका आत्मविश्वास ढहने लगता है। बीती हुई बातें उसे याद आने लगती हैं। बाढ़ की त्रासदी, ठीक है, बाढ़ की त्रासदी आज भी उसके मानस पटल पर अंकित हो उठे। आभास होने लगता है शायद पुनः बाढ़ का प्रकोप न हो जाए। वह नदी में दुआ मांगती है, ठीक है, किंतु नदी की निष्ठुरता अपने आगोश में ले लेती है। टीले पर जाने की होड़ में वह सब कुछ खो देती है। बरगद के पेड़ पर आश्रय तो पा लेती है, किंतु उसका छोटा बेटा प्रवाह में बह जाता है। पेड़ की शाखा में फंसा हुआ एक छोटे से बालक को अपना दूध तो पिला देती है, किंतु उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। कथाकार ने कथानक के माध्यम से कहानी के तत्वों को सुंदर रूप से नियोजित किया है और बाढ़ आने के भय से लक्ष्मी एवं उस गांव के लोग का जैसा आत्मविश्वास खो जाता है, शायद लेखक का मन भी बैठ गया है। अतः उपयुक्त दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक सार्थक और समासीन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। इसका उत्तर हो जाएगा, लक्ष्मी प्रस्तुत कहानी की प्रधान नायिका है। वह इस कहानी का केंद्रीय चरित्र है। एक नारी का जो स्वरूप होता है वह इस कहानी में देखने को मिलता है। जीवन रूपी रथ का एक चक्र होने वाली पत्नी की भंगिमा का लक्ष्मी प्रतिनिधित्व करती है। पति के बाहर रहने पर भी वह
घर गृहस्थी का बोझ अपने सिर पर ढोती है। पति द्वारा प्राप्त राशि से जब घर का खर्च नहीं चलता है, तब वह तहसीलदार साहब के यहाँ काम का खर्च जुटाती है। पहले सूखा और फिर बाढ़ के भय से लक्ष्मी सशंकित हो उठती है। आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। विधि के विधान को कौन टाल सकता है? लक्ष्मी को जिस बात का भय था वह उसके सामने आ जाता है। बाढ़ का पानी चारों तरफ फैलने लगता है। लोग ऊंची टीलों पर दौड़ पड़ते हैं। लक्ष्मी भी अपने बेटा बेटी लेकर जैसे तैसे दौड़ पड़ती है। प्रवाह में उसके पैर उखड़ जाते हैं, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती है। किसी तरह बरगद के पेड़ पर आश्रय पा लेती है। उसका छोटा बेटा प्रवाह में बह जाता है, किंतु एक अन्य छोटे से बालक को अपना दूध पिलाती है। ठीक है, दूध पिलाती है, मातृत्व उसका उमड़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 6, गुण निधि का संक्षिप्त परिचय दें। तो गुण निधि गांव का एक नौजवान है। कंटक में पढ़ता था, कंटक नहीं कटक होगा, सॉरी कटक, कटक में पढ़ता है। वह साहसी है और उसे अपने सामाजिक दायित्व का बोध है और नेतृत्व गुण संपन्न है। जब गांव आता है और बाढ़ का खतरा देखता है तो वह स्वयंसेवक दल का गठन करता है। स्वयंसेवक सदा उसके साथ रहकर उनका उत्साह बढ़ाता है और निठल्लों के लिए जगह भी नहीं है। दुनिया में जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, ठीक है, बांधा है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़ी ही है। खुद पैंट शर्ट उतार कर, काछ लगा कर, कमर कस कर काम कर रात दिन जुटा रहता है, यानी काम में रात दिन जुटा रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखे से प्रभावित तो होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें उत्तर। बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ बाढ़ और सूखा का प्रकोप होना ही है। उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार की कुछ ऐसी नदियां हैं जो हमेशा बरसात में उफानी रूप ले लेती है। दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियों का जल स्तर कम वर्षा होने पर भी जल्दी ही बढ़ जाता है। ये नदियां हिमालय पर्वत से निकलकर मैदानी भागों में कहर भा देती है। नेपाल से सटे होने एवं राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन क्षेत्रों में बाढ़ का प्राय प्रकोप होता है। हर वर्ष बिहार का कुछ क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित होता है। जान माल की अपार क्षति होती है। पिछले वर्ष कोसी का तांडव, अंशवर होगा, ठीक है, तांडव अपना एक अलग इतिहास लिख दिया है। कितने गांव बह गए, बाढ़ समाप्त हुआ कि महामारी फैल गया। एक तरफ बिहार बाढ़ की चपेट में आ गया है तो दूसरी तरफ अनावृष्टि के कारण कई जिलों सूखे के चपेट में आ गए हैं। ठीक है, बाढ़ और सूखा की आंख मिचौली बिहार वासियों के लिए जीवन का अंग बन गया है। बिहार इन दोनों से अभिशप्त है, किंतु कुछ राजनेता इनके दुख दर्द को बांटने के बजाय राजनीति खेल शुरू कर देते हैं। केंद्र की उदासीनता और राज्य की शिथिलता के कारण बिहारवासी इन त्रासदी का दंश झेलने के लिए विवश हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो उड़ीसा के प्रमुख कथाकार सातकोड़ी होता द्वारा रचित ढाते विश्वास शीर्षक कहानी एक चर्चित कहानी है। इस कहानी में मानवीय मूल्यों का सफल अंकन किया गया है। वस्तुतः होता जी के कथा साहित्य में उड़ीसा के गहरे जीवन की आंतरिकता का उल्लेख मिलता है। उड़ीसा का जनजीवन प्रायः बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहता है। इस कहानी में बाढ़ से प्रभावित लोगों की जीवन शैली के साथ साथ एक माँ की वात्सल्यता का चित्रण मिलता है। इस कहानी की प्रमुख पात्र लक्ष्मी है और उसका पति कोलकाता में नौकरी करता है। पति के पैसे से उसकी गृहस्थी नहीं चल पाती है, इसलिए वह तहसीलदार साहब के घर में काम कर अपना जीवन यापन करती है।
देवी नदी के तट पर बसा हुआ उसका गांव बाढ़ से हमेशा प्रभावित हो जाता है। इस वर्ष उसे सूखा के साथ साथ बाढ़ का भी प्रकोप सहना पड़ता है। लगातार वर्षा होने के कारण नदी का बांध टूट जाता है। बाढ़ की विकरालता जनजीवन को निःशेष करने लगती है और लक्ष्मी अपनी संतान के साथ ऊंचे टीले की ओर दौड़ती है। देखते देखते पानी उसके गर्दन तक पहुंच जाता है और किसी तरह वह बरगद के पेड़ पर आश्रय पाती है। उसका आत्मविश्वास ढहने लगता है। उसे लगता है कि मृत्यु अब समीप है। साड़ी के आधे भाग से वह अपने शरीर को बांध लेती है। कुछ देर के बाद ही वह अचेत हो जाती है। चेतना आते ही वह अपने छोटे बेटे को ढूंढने लगती है। ठीक है, चेतना आते ही वह अपने छोटे बेटे को ढूंढने लगती है। टहनियों के बीच एक फंसे हुए बच्चे को उठा लेती है। मृत अर्धमृत बच्चा उसका नहीं है, फिर भी वह उसे अपने स्तन से लगा लेती है और उस समय लक्ष्मी के मन में केवल ममतत्व था। वस्तुतः इस कहानी के द्वारा लेखक मानवीय मूल्यों को उद्घाटित किया है। ठीक है, तो आज की ये कहानी जो अत्यंत ही दुखद मोड़ के साथ कहानी का समापन हुआ था। ठीक है, तो आज का हम लोग वीडियो लेक्चर भी यहीं पे, आज का वीडियो क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। और आपको ये कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा सभी को। तब तक के लिए जय हिंद।